हेलो स्टूडेंट्स। पहले पार्ट में हमने करंट के बारे में पढ़ लिया था, चार्ज के बारे में पढ़ लिया था और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। अगर हम इस चैप्टर को कुछ पार्ट्स में ब्रेक कर दें तो पहला पार्ट जो था वो कवर हो चुका है। आज का पॉइंट ऑफ व्यू ओम्स लॉ जो आगे पढ़ेंगे उसके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहले हमारे सामने है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है तो समझते हैं इसको कि अपने पास बस ये एक इमेजिनरी रीजन है। ओके, एक इमेजिनरी रीजन है। इसको ऐसा स्क्वायर मैं बस एज्यूम किया हूँ, बाकी कुछ एक्स्ट्रा ऐसा नहीं है। और हम इसका नाम दे रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइन, इसका नाम हमने रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इट इज़ द रीजन इन विच चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। चार्ज अपने टू टाइप्स के हैं। अगर सेम चार्ज है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन शो करेगा, अगर अपोजिट चार्ज है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा रीजन है जिसमें चार्ज को अगर रखते हैं तो उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन महसूस होता है। अब इसको क्यों हम ऐसा लिखे हैं इसको देखते हैं। तो अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कह रहा है कि एक चार्ज है Q इक्वल टू 1 कूलम्ब, और आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ प्लस लिख दे रहे हैं। एक चार्ज है Q इक्वल टू 1 कूलम्ब और ये कहाँ पे है भैया? तो ये इन्फिनिटी पे है। एक चार्ज है जो कि Q इक्वल टू 1 कूलम्ब, ये इन्फिनिटी पे है। इस चार्ज को अपने को लेके आना है यहाँ पे, इसका पॉइंट का नाम है A। ठीक, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा। तो ये जो चार्ज है खुद इन्फिनिटी से A नहीं आएगा, इसको यहाँ से यहाँ लाने में हमें वर्क डन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्क डन। ओके, तो जो हम वर्क डन करेंगे इन्फिनिटी से पॉइंट ए पे चार्ज को लाने के लिए, यही हमारा कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या है? यही अपना कहलाएगा V और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, क्या कह रहे हैं? इन इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू रिक्वायर्ड पॉइंट। जहाँ पे हमें लाना है हम उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा रीजन है जिसमें चार्ज को एक्स्ट्रा फोर्स एक्सपीरियंस होता है। एक इन्फिनिटी इन द सेंस जहाँ इन्फ्लुएंस ख़त्म होने वाला हो, वहाँ से अगर एक चार्ज को हम लेके आते हैं पॉइंट ए पे तो वो कुछ काम करना पड़ेगा उसको वहाँ लाने में, और यही काम कहलाएगा अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको और मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो क्या लिखेंगे? देखो, अब हमने क्या किया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। ओके, अब ये जो वर्क डन हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, हम कहाँ से किए? इन्फिनिटी टू A। पीछे वाले स्लाइड में जो वर्क डन हम किए हैं वो इन्फिनिटी से A किए हैं। किस पे? तो चार्ज पे। तो अपना फॉर्मूला बन जाएगा V इक्वल टू W इन्फिनिटी टू A डिवाइडेड बाई Q। ओके, जनरल में इन जनरल V इक्वल टू W बाई Q। इजी वे में जनरल में क्या हो जाएगा? वर्क डन अपॉन चार्ज। फाइन। अब देखो यहाँ पे वर्क डन की यूनिट क्या होती है,
जूल पर, उसकी यूनिट जूल, इसकी यूनिट हो जाएगी अपनी कूलम्ब। तो वर्क डन यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन रहा है इसकी फॉर्मूले आ जाएंगे अपने जूल पर कूलम्ब, इसको और क्या लिख सकते हैं, और जे पर कूलम्ब, इसी को कहते हैं और वोल्ट। फाइन, ये यूनिट याद रखना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम वर्क डन करते हैं चार्ज के ऊपर, लेकिन इन्फिनिटी से कहाँ पे, किसी पॉइंट ए पे। फॉर्मूला ये दिख गया, ठीक। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस होता है, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो हमने बोल दिया कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू रिक्वायर्ड पॉइंट। अगर हम इन्फिनिटी से चार्ज को लेके आ रहे हैं जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे, तो हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और हमें कुछ काम करना पड़ेगा। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस में क्या है, तो इसको समझते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस को यहाँ पे ये फाइनल हो गया, ओके। उसके बाद यहाँ पे देखो, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, DIFFERE छूट गया यहाँ पे। पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में बस छोटा सा अंतर है, इसको समझते हैं। देखिए ये क्या है भैया, तो पीछे बताया गया कि इट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। अब अपने को क्या करना है कि ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है, ठीक। इसका जो वोल्टेज है वो है VA और इसका जो वोल्टेज है वो है पोटेंशियल एट B। इसको पढ़ेंगे पोटेंशियल एट A, इसको पढ़ेंगे पोटेंशियल एट B, ठीक। तो अब यहाँ पे कि पोटेंशियल VA इज़ ग्रेटर दैन VB, मतलब ये कि जो A का पोटेंशियल है वो ज़्यादा है किससे, B से, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। अब यहाँ पे चार्ज है Q और इसको लेके जाना है कहाँ पे, B पे। यहाँ पे चार्ज कौन है, Q, और उसको लेके जाना है अपने को B पे। यहाँ पे यूनिट चार्ज लिख दो, कोई दिक्कत अभी फ़िलहाल के लिए कोई दुख दर्द नहीं है, इसको होना भी नहीं चाहिए, ठीक। तो यहाँ से A से B ले जाने में हम वर्क करेंगे, किस पे करेंगे, चार्ज पे करेंगे। तो जो वर्क डन हम करेंगे यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे, वही हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। कि व्हेन देयर इज अ टू फाइनाइट पॉइंट दैट इज पोटेंशियल एट A एंड पोटेंशियल एट B, जिसमें हमें ये बताया गया कि A का पोटेंशियल ज़्यादा है और पॉइंट B का पोटेंशियल कम है, ठीक। तो हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज एनर्जी ट्रांसफ़र होगा। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम बनाएं कि क्या होगा, तो बोलोगे कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन। कहाँ से कहाँ, तो A से B डिवाइडेड बाई किस पे, तो चार्ज पे, ओके। पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन अपॉन चार्ज कहाँ से कहाँ, A से B। तो जनरल में इन जनरल पोटेंशियल V इक्वल टू W बाई Q ऐसे हो जाएगा, ओके। बाकी यूनिट जूल पर कूलम और वोल्ट सेम है, ओके। बस डिफरेंस क्या आया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम इन्फिनिटी से चार्ज को लेके आते हैं, लेकिन अपने को पोटेंशियल डिफरेंस जब पढ़ना होता है तो हम हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज लेके जाते हैं, ओके। जैसे एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल, ठीक। अपने को एक एग्जांपल करना है, तो यहाँ पे VA इक्वल टू है 120 वोल्ट, ओके।
और ये जो पॉइंट है वी बी इक्वल टू है 60 वोल्ट। मतलब कि इस वाले पॉइंट का वोल्टेज है 120 और इस वाले पॉइंट का वोल्टेज है 60 वोल्ट। अब अपने को यहाँ से एक चार्ज है Q इक्वल टू 2 कूलम्ब और इसको यहाँ से लेके यहाँ जाना है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे लेके जाना है। ओके, तो वर्क डन हम निकालेंगे। तो वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, V इंटू क्यू। कहाँ से आया, तो पीछे पढ़े हैं कि V इक्वल टू क्या होता है, W बाई क्यू। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। अब वोल्टेज क्या हो जाएगा, W इक्वल टू हाई वोल्टेज माइनस लो वोल्टेज, दैट इज़ 120 वोल्ट माइनस 60 वोल्ट इंटू 2C। तो वर्क डन कितनी आएगी भैया, तो वर्क डन आ जाएगी अपनी 60 इंटू 2, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ V और कूलम्ब, तो 120 जूल, ये अपना वर्क डन आ गया। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन बताने का मतलब क्या था कि हम जब चार्ज को मूव करा रहे थे तो यहाँ पे जो चार्ज मूव किया वो दो फाइनाइट पॉइंट के बीच में मूव किया, पॉइंट ए से पॉइंट बी। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये रहता तो इसमें से कोई एक पॉइंट हमें पता होता, दूसरा पॉइंट हमें नहीं पता होता। ओके फाइन, ये डिफरेंस है। तो लिखते हैं क्या पोटेंशियल डिफरेंस में कि इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज बिटवीन टू फिक्स पॉइंट। अगर हमें दो पॉइंट के बीच में वर्क डन निकालना है, दो हाई वोल्टेज के बीच में अगर हमें वर्क डन निकालना है तो हम उसको पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है तो उसमें हम इन्फिनिटी से कहीं आते हैं। जनरल फार्मूला दोनों का सेम है, बस डेफिनेशन का अप्रोच थोड़ा अलग है। ओके, अब इस फॉर्मूले पे या तो हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वर्क डन बताइए या चार्ज बताइए या अपना वोल्टेज बताइए। तो यहाँ तीन चीज़ दिख रही है, तीनों चीज़ में से अगर अपने को दो पैरामीटर पता है तो अपना तीसरा आ जाएगा। तो ये है अपनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आ गया होगा। फाइन, अब आते हैं थोड़ा सा इससे आगे। आप इस पे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, एनसीईआरटी में बहुत इजी क्वेश्चन इस पे दिए हैं, एकदम हलवा टाइप के। उसके बाद क्या हुआ, कुछ तो हुआ। ओम्स लॉ पे आते हैं। ओम्स लॉ हर चैप्टर में, साइंस में, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स जो भी हो, हर चैप्टर में एक कमांडर है जो इम्पोर्टेंट माना जाता है उस चैप्टर के लिए। तो पोटेंशियल तो पढ़ लिए कि पोटेंशियल क्या होता है, कि अगर हम चार्ज को दो पॉइंट के बीच में मूव करा रहे हैं तो हम उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कह देते हैं। अगर वही इन्फिनिटी से आ रहा है तो हम उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह देते हैं। ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे स्टेटमेंट दिख रहा है कि ओम्स लॉ इज ए रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। क्या क्या रिलेशन बताते हैं, तो कहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस और करेंट में रिलेशन बताते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है। ओके, ओम्स लॉ स्टेट दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स एंड। जब एंड्स आ गया मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज फाइनाइट की बात कर रहे हैं। इट्स टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो इस पे आते हैं, क्या है भैया, देखो ओम्स लॉ। पहली दुख दर्द इनकी ये है कि फिजिकल कंडीशन ये क्या हुआ, फिजिकल condition of wire remains constant
अगर वायर का जो फिजिकल कंडीशन है मीन्स डैट कि टेम्परेचर की बात की जा रही है यहाँ पे, कि जो वायर है वो टेम्परेचर उसका फ्लक्चुएट नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर को फ्लक्चुएट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का मोशन वेरी करेगा, और इलेक्ट्रॉन का मोशन वेरी करेगा तो करंट वेरी करेगा। यहाँ पे किसकी बात की गई है? टेम्परेचर की। इफ़ द फिजिकल कंडीशन ऑफ वायर रिमेन्स कांस्टेंट देन current is directly proportional to applied potential difference। ठीक है, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, इसको समझ जाना है कि अब इसका मतलब करंट का सिंबल अपना क्या होता है? आई। तो इन्होंने कहा कि आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, तो एक सर्किट बनाते हैं छोटा सा, टिक 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 टिक, इसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। ठीक, इसमें एक लगा दो बैटरिया और लगा दिया जाए। ये हो गया अपना स्विच, ये हो गया अपना, सुंदर बनाना पड़ेगा। ये है अपना अमीटर और ये कनेक्टेड हो गया। ठीक है, अब बल्ब नहीं लगाया गया है। अब इसका पॉइंट का, इस वाले पॉइंट पे इसका वोल्टेज है VA, इस वाले पॉइंट का वोल्टेज है VB। ठीक, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा इन दोनों के बीच में? VA माइनस VB। तो ये नेट वोल्टेज अपना यहाँ से V है। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि करंट डिपेंड करेगी किस पे? कह रहे हैं कि इफ़ द फिजिकल कंडीशन ऑफ वायर रिमेन्स कांस्टेंट देन करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? बड़े माइनस छोटे, तो VA माइनस VB, पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट B। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि पोटेंशियल जो A का है ग्रेटर देन है पोटेंशियल बॉम्बे का। ठीक है, आगरा बॉम्बे हो गया। अब हम इसको जनरल में लिख सकते हैं कि I इज प्रोपोर्शनल टू V। ये जो दिख रहा है ये ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, करेंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। ये इनका स्टेटमेंट है। ओके फाइन। अब यहाँ पे मैथ की हेल्प से, क्योंकि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स ऐसा कहा जाता है, तो मैथ की मदद से हम ये कह सकते हैं कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है, दिस इम्प्लाइज वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। कैसे? अगर A इक्वल टू B है तो B इक्वल टू A भी बोला जा सकता है। ठीक है, ये बस कुछ नहीं है, ये समझाने के लिए कॉन्सेप्ट है कि अगर A इक्वल टू B है तो B इक्वल टू A भी बोला जा सकता है यहाँ पे। तो I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, दिस इम्प्लाइज B इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। नेक्स्ट आते हैं कि अपना V प्रोपोर्शनल टू I आ गया। अब ये जो है इक्वेशन नहीं है, ये वेरिएशन रिप्रेजेंट कर रहा है कि वोल्टेज डिपेंड कर रहा है करंट पे, या हम ये कह सकते हैं कि करंट डिपेंड कर रहा है वोल्टेज पे। तो आप इक्वेशन बताइए। तो हमने बोला कि V इक्वल टू R टाइम्स I। ठीक, V इक्वल टू R टाइम्स I, जिसे हम V इक्वल टू IR भी लिख सकते हैं। फाइन। अब यहाँ पे R क्या है? रेजिस्टेंस है, दुश्मन है करंट का, होना भी चाहिए, सबके दुश्मन होते हैं। रेजिस्टेंस है जो कि क्या है? ये कांस्टेंट है। अपना जो रेजिस्टेंस है भैया वो कांस्टेंट है। फाइन। अब यहाँ से अगर R की वैल्यू निकाली जाएगी तो R इक्वल टू आएगा, ये क्या हुआ? ये तो Z बन गया। हाँ, R इक्वल टू V अपॉन I।
तो ये चैप्टर में ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद होना चाहिए। रेजिस्टेंस की अगर यूनिट देखी जाए तो यूनिट यहाँ से क्या हो जाएगा, वोल्ट पर एम्पियर। वोल्ट का सिंबल V और इसका सिंबल A भी लिख सकते हैं, I भी लिख सकते हैं, कोई दुख दर्द इसको नहीं है। तो ये हो जाएगा V/A और इसी को ओम पढ़ते हैं इनके रिस्पेक्ट में, जिसका सिंबल होता है ये सिंबल क्या कहलाता है, ओमेगा। मेरी राइटिंग ओमेगा। रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो अपना है ओम, जिससे हम सिंबल दिख रहा है अपना ये ओमेगा, इसको पढ़ते हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ से कहानी चालू हुई थी अपनी, कहाँ गया, यहाँ पे, कि ओम्स लॉ ये कहता है कि फिजिकल कंडीशन ऑफ वायर रिमेन्स कांस्टेंट सच दैट टेम्परेचर देन करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। कि अगर आप, मैं यहाँ पे करंट दिखा देता हूँ, इस वायर में I है, ठीक, तो करंट किस पे डिपेंड करेगी, पोटेंशियल डिफरेंस पे, जिसको समझा दिया गया है कि I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जनरल में V। तो यहाँ से हमने लिख दिया कि V प्रोपोर्शनल टू I। इसको सॉल्व किए तो अपना आंसर आया ये V। इसको याद कैसे रखते हैं, वीर। अगर आप भूल जाते हैं तो ओम्स लॉ बहुत वीर इंसान थे, ऐसे याद रखना है हिंदी में, ठीक है ना, फाइन। अब इसका एक इम्पॉर्टेंट है, इस पे आते हैं। तो हमको चाहिए स्लाइड, ठीक, वो याद रहना है कि V इक्वल टू RI और V इक्वल टू IR, ये याद रखना है, चाहे जो बोलो दोनों सेम है। बस ये कैसे याद रखने के लिए, तो बस ऐसे याद रखने के लिए बताया जा रहा है, वीर, ठीक है। अब इनके बीच में जो हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे वो आया R इक्वल टू V/I, ठीक है। एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेंगे, करंट, और यहाँ पे अपना हो जाएगा वोल्टेज V, ये हो जाएगा अपना I, यूनिट एम्पियर वोल्टेज जो भी है। अब देखो, अगर मैं सर्किट में एक बैटरी लगाता हूँ तो करंट कुछ आएगा, 2 बैटरी लगाऊंगा तो करंट कुछ आएगा, 3 बैटरी लगाऊंगा करंट कुछ आएगा। मतलब बैटरी बढ़ाने पे करंट की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि वायर अभी सेम है। जैसे यहाँ पे इसका R दिया है कुछ और इसमें I है, तो अगर हम V की वैल्यू बढ़ाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे, तो दिस इम्प्लाइज करंट की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। अगर हम पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो करंट की भी वैल्यू बढ़ेगी। सेम वायर की बात की जा रही है, ठीक है ना, सेम वायर की। तो इसका जो ग्राफ है वो ऐसे बनेगा, ठीक। इसका ग्राफ कैसे बनेगा कि अगर आप वोल्टेज बढ़ा रहे हैं एक इस पार्टिकुलर पॉइंट पे, ये जो वोल्टेज है इस पे करंट की वैल्यू ये है, ये जो वोल्टेज है इस पे करंट की वैल्यू ये है। तो जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो ओम्स लॉ का ग्राफ ऐसे बनता है, या ऐसे कह सकते हो कि जो कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, या कंडक्टर का ग्राफ ऐसे बनता है अगर वो कंडक्टर नहीं है, अच्छा कंडक्टर नहीं है, जो ओम्स लॉ की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता है या करता है थोड़ा सा करता है, तो उसका ग्राफ जो होगा ये ऐसे बनेगा। किसके लिए, नॉन ओमिक कंडक्टर, ठीक, जो नॉन ओमिक कंडक्टर है, ठीक है, जो नॉन ओमिक कंडक्टर है, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, इज्जत नहीं करते हैं अच्छे से, उनका ग्राफ ऐसे बनता है। और ये ओमिक कंडक्टर का ग्राफ है,
ठीक, जिसमें पोटेंशियल और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, जो कि अगर करंट की वैल्यू बढ़ाई जा रही है तो पोटेंशियल बढ़ रहा है, या वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाई जा रही है तो करंट बढ़ रहा है। ये याद रखना है। अब यहाँ से समझना क्या है कि इसको और अच्छे से समझते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस पोर्शन से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है अपना। यहाँ पे हम क्या रखेंगे v, यहाँ पे हम क्या रखेंगे i। तो ये क्या है, रेजिस्टेंस R इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। और ये कुछ एंगल बना रहा है अपना करंट के साथ, या इसको बोल दो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये क्या है अपना वर्टिकल लाइन, जिस पे हम रिप्रेजेंट किए हैं किसको, वोल्टेज को। याद रखना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा है, या अपना वोल्टेज के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे एक पार्टिकुलर वोल्टेज के लिए एक पार्टिकुलर करेंट है। अगर हम v की वैल्यू फिक्स कर देंगे तो करंट की वैल्यू भी क्या आएगी, फिक्स आएगी। मान यहाँ पे एक पार्टिकुलर वोल्टेज है, इसका हम मान लेते हैं नाम क्या है, VA, और ये जो है इस पे पोटेंशियल क्या है, V0, या V ओरिजिन बोल दो, जिसकी वैल्यू 0 के बराबर है, ठीक। यहाँ पे कुछ करंट है, ये इतना कुछ करंट आया है, जिसको I से रिप्रेजेंट मैं कर दे रहा हूँ। तो अब एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है, इसका OAB, एक छोटा सा ट्रायंगल बना है OAB, जिसमें ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अगर हम इसमें tan थीटा लगाएं तो tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसमें परपेंडिकुलर की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी, AB की बराबर, और जो बेस की वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी, OA के बराबर। क्यों, क्योंकि ये जो ट्रायंगल अपन ने बनाया है इसमें ये AB परपेंडिकुलर है और ये OA बेस है, ठीक, P और B। तो यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू AB के जगह पे क्या आ जाएगा, तो AB के जगह पे हम लिख देंगे VA माइनस VO, या ओरिजिन का वोल्टेज, हाई वोल्टेज माइनस लो वोल्टेज, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है। और ये हो जाएगा अपना, इसको भी लिख ही देते हैं, IA माइनस IO, यहाँ पे I एट ओरिजिन, मतलब कि वैल्यू इसकी क्या है, 0 है। तो ये आ गया V अपन I। V अपन I किसके बराबर होता है, R के बराबर होता है, रेजिस्टेंस के बराबर। और tan थीटा को हम क्या पढ़ते हैं, स्लोप। tan थीटा को हम क्या पढ़ते हैं, स्लोप। तो ये कहानी बस ये बता रही है कि अगर हम वोल्टेज और करंट का स्लोप निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है, रेजिस्टेंस। स्लोप ऑफ VI ग्राफ गिव्स रेसिस्टेंस, ठीक है। अगर हम वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उसका स्लोप हमें क्या देता है, रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर क्वेश्चन किया जाए एक ठे देखते हैं, मतलब समझाने के लिए बस थ्योरेटिकल स्लाइड एक ऐड किया जाए। जैसे ये अपना V है और ये है अपना I। यूनिट भाई अंडरस्टूड है, यूनिट लिखा नहीं जा रहा है, एम्पियर और वोल्टेज। यहाँ पे देखो ऐसे ऐसे कर दिया गया है। ये हमने कहा है वायर ए के लिए, और ये है वायर बी के लिए। तो ये जो है मान लो एंगल बनाया θ1, कहाँ से, तो हॉरिजॉन्टल लाइन से। जो वायर ए है छोटा एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल लाइन से, और जो वायर बी है वो इससे बड़ा एंगल बनाता है जो कि है θ2, ठीक, हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो इसमें रेजिस्टेंस जो है
किसका ज़्यादा आएगा, तो जिसका स्लोप ज़्यादा आएगा उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। ठीक, यहाँ पे अगर v इक्वल टू वी अपन आई इक्वल टू क्या करेंगे, r, तो फॉर्मूला होता है और ये क्या आता है, स्लोप से आता है, और स्लोप डिपेंड करता है एंगल पे। तो जिसका एंगल कम है उसका रेजिस्टेंस कम आएगा, जिसका एंगल ज़्यादा है उसका अपना, जिसका वोल्टेज ज़्यादा है उसका, दोनों का रेशियो लेंगे तो पता चल जाएगा ना। तो याद रखना है कि क्या करना है कि जो वोल्टेज लाइन को अप्रोच करता है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। सबसे करीब कौन है, बी है, तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक, और उससे कम वोल्टेज से दूर कौन है, अपना करंट है, तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा। पीछे अभी पढ़े हम यहाँ पे इस पे डिफरेंस वाले पे, तो हमें पता चल जाएगा कि जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, जिसका स्लोप कम होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है ना, ये याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि सीधे सीधे पूछ देता है कि किस वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो वो वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा जिसका ग्राफ जो है वोल्टेज लाइन के पास ज़्यादा होगा। तो इसमें बी वाले का ये देखो पास पास है, बहुत नज़दीक है एज़ कम्पेयर टू ए, तो बी वाले का जो वोल्टेज होगा, वोल्टेज बी ग्रेटर देन वोल्टेज ए, और यहाँ ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वायर। ठीक है ना, अपना वायर के लिए कि बी, अरे सॉरी ये क्या हो गया, पोपट, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आर बी ग्रेटर देन आर ए, क्योंकि स्लोप की वैल्यू ज़्यादा आ रही है। ये यहाँ से पता चला कि जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ये अपने को ओम्स लॉ से याद रखना है। ओके, और क्वेश्चन कुछ किया जाए एक ठे, जैसे देखो इजी वे में, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बट देखते हैं इसको। ये पोटेंशियल एट ए और ये पोटेंशियल एट बी। ठीक है, अगर वोल्टेज 220 वोल्ट है, कितना है, 220 वोल्ट, और रजिस्टेंस अपना यहाँ पे सेम है, कांस्टेंट है किसी प्रॉपर वायर के लिए। ठीक, मान लो अपना यहाँ पे आई की वैल्यू या रेजिस्टेंस ले लेते हैं अपना, कितना 25, रेजिस्टेंस कितना है 25, जो कि कांस्टेंट है इसी वायर के लिए। तो कह रहा है कि अगर हम वोल्टेज को हाफ कर दें, एक क्वेश्चन का कंडीशन क्या है कि अगर 220 वोल्ट अपना क्या है, वोल्टेज है, और रेजिस्टेंस कितना है 25, तो V इक्वल टू आई आर, यहाँ से 220 इक्वल टू आई इंटू 25। ठीक है, तो यहाँ से I अगर निकाला जाएगा तो 220 डिवाइडेड बाई क्या होगा 25। अभी मैं पूरा कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस समझा रहा हूँ। ठीक है, इतना आया। तो कह रहा है कि अगर इसी वायर में, इसी सेम वायर के लिए, इसी पार्टिकुलर रेजिस्टेंस के लिए अगर वोल्टेज V डैश इक्वल टू कितना हो जाए 110 वोल्ट, वोल्टेज कितना हो जाए, अगर आधा हो जाए, ठीक, तो करंट क्या होगा, तो I डैश भी अपना 220 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 2 एम्पियर हो जाएगा। मतलब कि I डैश विल बी I अपॉन 2। अगर हम वोल्टेज आधा कर रहे हैं तो अपना करंट भी आधा हो जाएगा, क्योंकि ओम्स लॉ क्या कहता है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो अगर करंट 4 गुना किया जाएगा तो वोल्टेज भी 4 गुना हो रहा होगा। अगर वोल्टेज हाफ कर दिया जा रहा है तो करंट भी हाफ हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको करने हैं। ओके फाइन, अभी देखो एक बार इतनी सारी चीज़ें हमने पढ़ ली, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।